गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आइए आज के लाइव क्लास में हम लोग आज नया जो चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है बट इसमें जो नया टॉपिक है वो है एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने एनिमल्स, प्लांट्स, इनके बीच के इंटर रिलेशनशिप्स, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो कहता है दिस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। मतलब ये किसी भी आवास का, किसी भी जगह का यह एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, निर्जीव घटक होता है। मतलब इसमें कोई जान नहीं है, यह चलता फिरता नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसीलिए हम इसे नॉन लिविंग कह रहे हैं। कहता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये सभी जो हैं नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। कहता है लेट अस लर्न हाउ द बायोटिक कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वह एबायोटिक कंपोनेंट से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले है लाइट। ठीक है, देखिए कहता है वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स नीड सनलाइट टू लिव, ग्रो एंड मेक फूड। यानी पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए और उसमें ग्रोथ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। कहता है एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड। एनिमल्स नीड प्लांट्स, जानवरों को भी पौधे की ज़रूरत होती है। किस लिए होती है? तो वो ऑक्सीजन और फूड के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और फूड उसे कहाँ से मिलेगा? तो वो उसे मिलेगा प्लांट्स से। ठीक है, इवन द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ईट एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स। यहाँ तक कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स। देयरफॉर नो बायोटिक कंपोनेंट कैन सर्वाइव विदाउट सनलाइट। तो आप इसे कुछ ऐसे समझें कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सभी अपना भोजन किससे तैयार करते हैं? सनलाइट की मदद से। और उसमें जो सनलाइट है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है उसके फ्रूट्स में, उसके पत्तियों में। अब वो पार्ट अगर कोई भी एनिमल्स खाता है तो उसके शरीर में भी वह एनर्जी प्रवेश कर जाता है, यानी वो सनलाइट का जो संचित ऊर्जा है, जो कंजर्व्ड एनर्जी है, वह उस जानवर में पहुंच जाता है। और उस जानवर को खाने वाला कौन? तो वो कार्निवोरस। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्ट रूप में जो सनलाइट होता है वह पेड़ पौधे से हम लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग भी सनलाइट पर डिपेंड कर रहे हैं। कहता है द टोटल टाइम इन अ डे दैट अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट हैज़ एन इफेक्ट ऑन इट्स फ्लावरिंग प्रोसेस एंड फ्रूट डेवलपमेंट। कहता है जो पूरे दिन में जो कुल समय जो प्लांट एक्सपोज करने में लगा देता है, किस चीज़ को? सनलाइट को। और ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को किस चीज़ में यूज करता है? तो फ्लावरिंग प्रोसेस, जो फूल होते हैं वो भी ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, और इसके अलावा जो फल होते हैं वो भी काफ़ी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट की। कहता है सम प्लांट्स फ्लावर आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपोजर टू सनशाइन while some plants flower after long exposure to darkness। देखिए बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो सूर्य के प्रकाश में एक्सपोज करते हैं, खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, और बहुत
बहुत सारे ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो अंधेरे में, डार्क में खिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो बेस्ड इन फुल सनलाइट आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स, while plants that grow based in low light intensities are called सियोफाइट्स, ठीक है। तो मतलब हेलियोफाइट्स और सियोफाइट्स दो तरह के पौधे हैं। एक ऐसे पौधे हैं जो अधिक प्रकाश में ही रह करके खिल सकते हैं, और कुछ ऐसे फूल हैं जो कम प्रकाश में यानी लो सनलाइट इंटेंसिटी में भी वो खिल जाते हैं, तो उसे हम लोग सियोफाइट्स कहेंगे, ठीक है। तो जो अधिक प्रकाश में खिलता हो उसे हेलियोफाइट्स, और जो कम प्रकाश में खिले उसे हम सियोफाइट्स कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सनलाइट, जितने भी जीव जंतु हैं वे भी सनलाइट से प्रभावित होते हैं। कहता है व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन हु लिव्स इन अ डिंगी डैम्प हाउस विच डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। कहता है कि क्या होता होगा जब कोई इंसान ऐसे घर में रहता हो जिस घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। Why is a well ventilated and well lit house considered better? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें ऐसे घरों में रहना चाहिए, ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश सही रूप से आ रहा हो, और इससे क्या हो कि उसमें जो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, उस कमरे में जर्म्स ज़्यादा होंगे और मरेंगे नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होता है उस कमरे में जर्म्स ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, वो उस सूर्य के प्रकाश के कारण नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जर्म्स हमें प्रभावित ना कर सके, इसीलिए ऐसा कहा जाता है लोगों को कि भाई आपको है ना ऐसे कमरे या ऐसे घर में रहना चाहिए जिसमें वेंटिलेटर वगैरह हो, जिससे शुद्ध हवा का प्रवेश हो रहा हो या हवा बाहर की ओर जा रहा हो। तो इसीलिए लोगों को ये कंसीडर किया जाता है। कहते हैं लाइट अफेक्ट्स द ब्रीडिंग एक्टिविटीज ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स। प्रकाश, यह कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, कुछ जानवर हैं, पक्षी हैं जिनके ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो, ये अपने वंश, अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहता है एनिमल्स लिविंग इन डार्क केव्स हैव वेरी स्मॉल आइज। अक्सर यह देखा गया है कि जो भी जीव जंतु एकदम अंधेरे गुफा वगैरह में रहना पसंद करते हैं तो उनकी जो आँखें होती है बड़ी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। विच आर समटाइम्स टोटली एब्सेंट एज इन द केस ऑफ द, कहता है एम्ब्लाइप्सिस अ केव फिश। मतलब कभी कभी तो यह लगभग एब्सेंट ही होता है या दिखाई नहीं देता है कि उसके पास आँख है भी या नहीं है। जैसे एक खास तरह का मछली का नाम लिया गया है केव फिश, जिसका नाम है एम्ब्लायोपिस, है ना। ये एक ऐसी मछली है जिसमें लगभग आँख नहीं के ही बराबर देखा जाता है। सम एनिमल्स आर एक्टिव ओनली इन द डार्क। कुछ जीव जंतु जो हैं सिर्फ अंधेरे के वक्त ही एक्टिव होते हैं। दे डू नॉट कम आउट इन डे लाइट। या सुबह के दिन के रोशनी में, प्रकाश में बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल क्रिएचर्स। नॉकटर्नल क्रिएचर्स मतलब निशाचर प्राणी, ठीक है। नॉकटर्नल, इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आउल, बैट्स, कॉकरोचेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉकटर्नल क्रिएचर्स। कहने का मतलब हुआ उल्लू, चमगादड़, कॉकरोचेज, ये सभी जो हैं
निशाचर प्राणी के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शिकार करने के लिए रात में ही निकलते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म दैट इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। ये फोटोट्रॉपिज्म क्या है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में, आपने देखा होगा, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें सनफ्लावर की, ठीक है, सूरजमुखी, ये जो पौधा है अक्सर देखा जाता है कि जब सनलाइट जिस डायरेक्शन में होता है, इसके फूल का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर सन ईस्ट की ओर होगा तो सनफ्लावर का जो फेस होगा वो भी ईस्ट की ही तरफ होगा, और जब वो मिडिल में आएगा तो वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फिर जब वो वेस्ट में जाएगा तो फिर सनफ्लावर का डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ रहता है। तो जो सूर्य की रोशनी से, है ना, अफेक्टेड हो, प्रभावित हो, या उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज करता हो, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। कहता है प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मूव टुवर्ड्स लाइट आर कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब ऐसे जीव जंतु या ऐसा पेड़ पौधा जो प्रकाश या रोशनी, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो या एक्टिव हो जाए, इसे हम फोटोट्रॉपिक कहेंगे। While the ones that move away from sunlight are called negatively phototropic। और वहीं दूसरा कुछ ऐसा पौधा जो सनलाइट से इसका कुछ लेना देना है नहीं, तो इस तरह के पौधे को हम लोग नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे। और जो उसके अकॉर्डिंग अपना फेस चेंज करता हो, डायरेक्शन चेंज करता हो, उसे हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है। इन मोस्ट प्लांट्स, अधिकांश पौधों में, द शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक वाइल द रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अधिकांश पौधों में तो यही पाया जाता है कि जो शूट होते हैं, यानी कि तना, ठीक है, पेड़ का जो तना होता है, यानी ज़मीन से ऊपर जो भी हिस्सा होता है पौधे का, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ही माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रोथ वगैरह होता है ये सब सनलाइट के कारण हो पाता है। और जो रूट होता है, जड़ जो होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, यह नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। मतलब इसमें कोई ज़्यादा सनलाइट का लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो भी एनर्जी वगैरह जाता है वो लिव्स वगैरह जो है वहाँ से उसे रूट में भेजता है, तो वहाँ से वो ग्रोथ करता है। अब देखिए इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। ठीक है। कहता है टेम्परेचर अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वेरियस वेज। ये जो तापमान है यह भी जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्लांट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो। कहता है कि प्लांट्स जो हैं यह एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं ये बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाए या फिर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए। ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। मतलब टेम्परेचर जो है यह पौधे के तना और पौधे की पत्तियाँ, ठीक है, इसके संरचना पर भी प्रभाव डालता है। वी शैल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम बाद में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आगे जरूर दिया ही होगा। कहता है टेम्परेचर अफेक्ट्स द बॉडी कलरेशन इन सम एनिमल्स। मतलब टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो कुछ जीव जंतुओं में उसके कलर को भी अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। Some insects, birds and mammals that live in warm climates have a darker skin color। मतलब इनका जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं, कुछ ऐसी पक्षियां हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं, स्तनपायी जीव जंतु हैं, ठीक है, इनका जो स्किन होता है वो थोड़ा डार्क कलर में होता है। ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द साइज ऑफ एन एनिमल एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। टेम्परेचर जो है
या जीव जंतुओं के साइज को भी प्रभावित करता है, और उनसे जुड़े हुए जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके, उसे भी ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ पक्षियाँ और कुछ मैमल्स, सम बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन्स, यानी ठंडे क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं अक्सर उनका जो शरीर होता है वो थोड़ा सा विशाल होता है, भारी होता है, बड़ा होता है। मैमल्स लिविंग इन कोल्डर एरियाज हैव शॉर्टर टेल्स, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं इनकी जो पूंछ होती है वो काफ़ी छोटी होती है। स्नाउट्स, ईयर्स एंड लिप्स, मतलब इनके कान भी छोटे होते हैं, इनके लेग्स, पैर भी छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवों में देखा गया है कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर पर तापमान का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेनफॉल। कहता है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन एंड द एनिमल पॉपुलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। ये जो बारिश है यह उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों के आबादी और वहाँ पाए जाने वाले वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, वो उसे काफ़ी प्रभावित करता है। ट्रॉपिकल एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जितने भी ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं जहाँ सालों भर अच्छी खासी बारिश होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कहता है वहाँ जो जंगल होते हैं वो अक्सर हरे भरे होते हैं, इसीलिए उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। कहते हैं प्लेसेस विच रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर एंड लो रेनफॉल इन समर, मतलब ऐसी जगह, ऐसे स्थान जहाँ विंटर के समय काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और समर सीजन में लो रेनफॉल होता हो, तो वहाँ ज़्यादातर श्रब्स विद स्टंटेड हाइट एंड थिक, वहाँ के जो श्रब्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं, मोटे होते हैं, लेदरी होते हैं, एवरग्रीन लीव्स उसमें पाए जाते हैं, सालों भर उसमें पत्तियाँ रहती हैं। एरियाज विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर एंड लो रेनफॉल इन विंटर मेनली हैव ग्रासलैंड्स, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ अक्सर भारी वर्षा हो, है ना, ड्यूरिंग समर गर्मी के महीनों में, और विंटर के समय में कहता है लो रेनफॉल, कम वर्षा हो, तो वहाँ अक्सर ग्रासलैंड पाया जाता है। एरिया विद स्कैंटी रेनफॉल आर, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होता हो वह क्षेत्र अक्सर डिजर्ट कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। एंड हैव ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन, और वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। इन द सेम वे डिफरेंट वेजिटेशन और फॉरेस्ट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और कुछ इसी प्रकार से कहता है अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन और फॉरेस्ट जो हैं वह अलग अलग एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर और फायर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।